प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम फिजिक्स का मॉडल सेट डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन हम आज के क्लास में देखेंगे, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। शुरू से अंत तक सभी क्वेश्चन को एक बार ज़रूर जो है देख लीजिएगा। काफ़ी ट्रिक और आपको जो है लॉजिक के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो कोई लंबा सॉल्यूशन भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य के प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसका कारण है। जैसा कि आप सभी जानते भी हैं प्यारे बच्चों कि जब जो है हम प्रिज्म से होकर के सूर्य के प्रकाश को, सूर्य का प्रकाश जो होता है उसे हम जो है श्वेत प्रकाश या व्हाइट लाइट कहते हैं, तो उससे जब गुजारते हैं तो आप अगर यहाँ पे पर्दा रखते हैं, क्या है इसको पर्दा मान लीजिए, तो पर्दा रखते हैं तो इस पर आपको 7 कलर का जो है ना स्पेक्ट्रम आपको जो है ना नज़र आता है, दिखाई पड़ता है। यानी कि यह जो व्हाइट लाइट है, सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है, वो प्रिज्म के कारण 7 भागों में विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया कि इसका कारण क्या है भाई साहब। ए ऑप्शन दिया गया कि प्रिज्म जो है ना रंग उत्पन्न करता है। ये बिल्कुल सही नहीं है, प्रिज्म कोई भी रंग उत्पन्न नहीं करता है। ये व्हाइट लाइट जो है, आपको पता होना चाहिए कि 7 रंगों का मिश्रण होता है। जो सूर्य का प्रकाश है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है, ठीक है। तो ये इसमें तो 7 रंग खुद है, तो प्रिज्म कहाँ से ये उत्पन्न करेगा। बी ऑप्शन है कि प्रिज्म कुछ रंगों को सोख लेता है। एकदम नहीं सोखने का काम करता, ये तो और जो है ना उसको डेविएट करने का काम करता है। 7 नंबर जो है ना, सॉरी सी ऑप्शन है कि प्रिज्म में विभिन्न रंगों के प्रकाश का विचलन भिन्न भिन्न होता है। बिल्कुल सही है। प्रिज्म से जब कोई भी श्वेत प्रकाश गुजरती है तो ये श्वेत प्रकाश तो 7 रंगों का जो है मिश्रण है, और इस 7 रंगों में प्रत्येक रंग का डेविएशन जो है, विचलन जो है, प्रिज्म के अंदर अलग अलग होता है। इसी कारण से आपको पर्दा पे 7 कलर दिखाई देता है, या फिर इस तरह का 7 रंग का स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो राइट आंसर की बात करी जाए तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लोहे के तार की अनुप्रस्थ काट, ठीक है, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो है ना क्षेत्रफल 3 गुना कर दिया जाएगा, तो उतना ही है ना विरूपण उत्पन्न करने के लिए बाहरी बल का मान क्या होगा। बाहरी बल का मान क्या होगा, यह आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर समझने की जो है कोशिश करिएगा कि क्या जो है ना राइट आंसर होगा। पहले क्वेश्चन समझिए कि आखिर क्वेश्चन में बोला क्या गया। भाई साहब, एक लोहे का तार है, मान लीजिए कि यह जो है ना लोहा का तार है आपका, ठीक है ना। अभी फिलहाल इनिशियल फेज में इस तरह का लोहे का क्या था भाई साहब, तार था, ठीक है। हल्का इसको और अच्छा से क्या करते हैं, बनाते हैं। मान लीजिए कि यह क्या था, एक लोहा का तार था, ठीक, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ इतना था। ये वाला जो प्यारे बच्चों एरिया होता है ना, ये वाला एरिया, इसी को ही कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, या हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ काट, ठीक है। तो इतना इसका मान लीजिए कि क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि अनुप्रस्थ काट था पहले। अब आपने क्या कर दिया, यह क्षेत्रफल जो है ना 3 गुना कर दिया, यानी कि एक इससे 3 गुना मोटा तार आपने क्या कर लिया, ले लिया। इससे 3 गुना मोटा तार ले लिया, ठीक है। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी प्यारे बच्चों बड़ा होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, बड़ा होगा। अगर हम यहाँ पर बोलते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 1 cm² है, 1 cm², तो यहाँ पर तो प्यारे बच्चों 3 cm² होना चाहिए, 3 cm² होना चाहिए। तो आपने क्षेत्रफल क्या कर दिया, 3 गुना कर दिया, तो उतना ही विरूपण उत्पन्न करने के लिए बाहरी बल का मान क्या होगा, यह आपको क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर आप एरिया कर रहे हैं प्यारे बच्चों 3 गुना, 3 गुना एरिया को बढ़ा रहे हैं। तो विरूपण उत्पन्न करने के लिए जो बल का जो मान है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, प्रारंभिक बल का 3 गुना। यानी कि विरूपण उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर अगर आपको 2 न्यूटन का बल लगाना पड़ रहा था, तो यहाँ पर आपको
6 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा, यानी कि 3 गुना ये भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम लोग प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 के लिए। 40 वाट के बल्ब को 200 वोल्ट के विद्युत है ना पदार्थ से जोड़ा गया। ठीक, बल्ब से प्रवाहित होने वाली धारा का मान बताइए। भाई साहब आपको बल्ब से प्रवाहित होने वाला धारा का जो मान है वो बताना है। तो सबसे पहले जो गिवन है ना इस क्वेश्चन में उसको पहले लिख लीजिए। तो क्या गिवन है, आपको पी का वैल्यू दिया गया है प्यारे बच्चों कितना, 40 वाट। कितना दिया गया है, तो आपको पी का वैल्यू दिया गया 40 वाट। चलो ठीक, इसके बाद एक चीज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भी का वैल्यू भी आपको दिया गया है 200 वाट। भी का वैल्यू कितना दिया गया है, 200 वोल्ट दिया गया। ठीक है, 200 वोल्ट। अब आपको यहाँ पर निकालने के लिए बोला क्या गया है, तो धारा का मान बोला गया निकालने के लिए, यानी कि आई का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। तो आई बराबर जो सूत्र होता है वो आपको पता होना चाहिए कि भी बट्टे आर होता है। ठीक है, तो आई बराबर भी बट्टे आर, यानी कि आई अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आपको भी और आर चाहिए। तो भी तो प्यारे बच्चों 200 वोल्ट है मेरे पास, लेकिन आर का वैल्यू नहीं है। इसका मतलब अब सबसे पहले आपको आर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसीलिए आर बराबर, आर निकालने का जो सूत्र है, रेजिस्टेंस कहते हैं इसे, हिंदी में प्रतिरोध कहेंगे। तो आर निकालने का जो सूत्र है प्यारे बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि भी स्क्वायर बट्टे क्या होता है, पी होता है, भी स्क्वायर बट्टे पी। अब आप ध्यान से देखिएगा तो आपके क्वेश्चन में भी का वैल्यू दिखाई दे रहा है 200। भी का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है, 200। तो 200 का स्क्वायर करेंगे तो सीधा 200 गुने 200, 200 गुने प्यारे बच्चों क्या होगा 200, और बट्टे में पी, तो पी का वैल्यू तो 40 है, तो 40 यहाँ पर आप रख दीजिए। अब इसको आप काट सकते हैं, कितना देखिए 40 पंचे होता है 200, 40 पंचे 200 हो गया, बोलेंगे यस सर 40 पंचे 200 तो हो गया। काटेंगे तो 200 को 5 से गुना कीजिएगा तो 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000। तो आर का वैल्यू कितना मिला, 1000। अब आर का वैल्यू चूंकि मिल चुका है आपको, तो आप इसीलिए आई निकाल सकते हैं, जो कि आपका मेन आंसर होगा। आई निकालने के लिए बोला ही गया है। तो आई बराबर फॉर्मूला क्या होगा, भी बट्टे आर। और ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भी का तो वैल्यू जो है मेरे पास 200 है, तो ऊपर में हम क्या करेंगे, भी का वैल्यू रख देंगे 200। आर जस्ट अभी हम लोग निकाले हैं 1000। अब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आप हल्का काटा कोटी करना पड़ेगा आपको। 00 से आप 00 काट सकते हैं, 2 1 का 2 और 2 पंचे 10, यानी कि 1/5 मिला आपको। कितना मिला, तो सर सीधा आप देख सकते हैं कि मुझे मिला 1/5, लेकिन 1/5 तो किसी ऑप्शन में है नहीं। तो 1 को 5 से भाग दे लीजिए, दशमलव में आपको वैल्यू मिल जाएगा। 1 को 5 से भाग दीजिएगा तो 0 दशमलव लेकर के यहाँ पर आपको 0 लेना होगा, और 5 दूना क्या करना होगा प्यारे बच्चों, 10 करना होगा। ठीक है, तो 10 में से 10 आप यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको 0.2 जो एम्पियर है वो मिल जाएगा आंसर। तो 0.2 एम्पियर किस में दिख रहा है सर, तो बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरह से लॉजिकली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बात करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह है। भाई साहब मान लीजिए कि ये कोई चालक है, कोई तार है। अब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है या न्यूट्रॉन का प्रवाह होता है या प्रोटॉन का प्रवाह होता है या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन तीनों का प्रवाह होता है। तो सीधा बात है, याद रखिएगा यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ये हमने आपको परिभाषा कई बार बताया भी है। तो सीधा है, बात यह है कि किसी भी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब है कि उससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रही है। किसका प्रवाह हो रही है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। अगर किसी भी चालक से होकर के इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रही है, इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रही है, तो बोलेंगे कि भाई साहब विद्युत धारा जो है ना प्रवाहित हो रही है। नेक्स्ट बात करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन के लिए कि मरुभूमि में मरीचिका उत्पन्न होती है, क्यों। भाई साहब मरुभूमि में जो मरीचिका है वो क्यों उत्पन्न होती है। तो मरीचिका के उत्पन्न होने का यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, कारण पूछा जा रहा है। तो समझने की यहाँ पर जो है कोशिश करिएगा।
मरीचिका का सीधा मतलब है कि मरुभूमि में आपको लगेगा कि भाई साहब वहाँ पर पानी जैसा भ्रम आपको पता चलेगा कि वहाँ पे क्या है, पानी है। ठीक है, आगे जैसे मरुस्थल वाला जो क्षेत्र होता है तो आप दूर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर क्या है, पानी है। आगे पानी है ऐसा आपको एहसास होगा, प्रतीत होगा। ठीक है, और वहाँ पर चीज़ें आपको उल्टा दिखाई देगी, जैसे कि अगर कोई पेड़ वगैरह है तो वो पानी में उसका जो छाया बनता है उल्टा बनता है, तो उस तरह का कुछ आपको सीन दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों होता है, मरीचिका के बनने का कारण क्या है? तो याद रखिएगा कि कुछ ऊंचाई से भूमि तक जो है ना, कुछ ऊंचाई से भूमि तक हवा की तह, जो हवा का जो लेयर होता है उसका घनत्व तो घटते हुए क्रम में रहता है। जो अगर माना जाए कि ये भाई साहब पृथ्वी है और ये आपका मान लीजिए कि बड़ा सा वायुमंडल है, तो कुछ ऊंचाई से हवा का जो लेयर होता है, हवा का जो आपको पता होना चाहिए कि तह होता है ना, वो उसका जो है ना घनत्व, उसका डेंसिटी कम बेसी होता रहता है। तो घनत्व कम हो जाने के कारण मरीचिका यानी कि ये भ्रम आपको एक पैदा होता है मरुस्थल वाले क्षेत्र में जनरली। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 5 नंबर के बाद 6 नंबर क्वेश्चन के लिए कि एक ध्वनि तरंग के है ना आवर्त काल का वैल्यू आपको दे दिया गया भाई साहब 0.001 सेकेंड। अब ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी यह आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए कि गिवन क्या है। तो गिवन यहाँ पर है आवर्त काल, यानी कि टाइम पीरियड आपको दे दिया गया है। टाइम पीरियड का जो वैल्यू है वो है 0.001 है ना सेकेंड दिया गया है, 1 सेकेंड। ठीक है, तो आपको निकालना है प्यारे बच्चों आवृत्ति। क्या निकालना है? आपको निकालना है आवृत्ति। तो आवृत्ति निकालने का जो प्यारे बच्चों फॉर्मूला है 1/टाइम पीरियड होता है। क्या होता है? 1/टाइम पीरियड, यानी कि 1/टाइम सीधा आप कह सकते हैं 1/t। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर तो भाई साहब चलो ठीक है 1 है, और नीचे टाइम पीरियड यानी कि जो आपका आवर्तकाल है उसका वैल्यू दिया गया है 0.001। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, वही आपका क्या होगा, वैल्यू होगा। तो सीधी सीधी बात है, हम इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं। ऊपर में जो 1 दिखाई दे रहा है इसको कर लीजिए 1/1, नीचे में आप दशमलव हटाइए तो 1/दशमलव के लिए 1 लेंगे और दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो लेंगे, 3 जीरो ले लेंगे। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर वाला बट्टा सेम टू सेम 1/1 होगा। ये जो मेन बट्टा है वो गुना में बदल जाएगा और 1000 जाएगा प्यारे बच्चों ऊपर, सॉरी हाँ 1000 जाएगा ऊपर, और ये जो एक आपको दिखाई दे रहा है ये वाला एक, ये आएगा नीचे। तो नीचे में 1 है उसका कोई वैल्यू नहीं, तो 1000 है ना, 1000 हर्ट्ज आपका फाइनल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। 7 नंबर प्रश्न है कि यदि 5 kg के द्रव्यमान के पिंड को 100 मीटर की ऊंचाई पर एक बालक 5 मिनट में ले जाता है। ठीक, मान लीजिए कि ये आपका छत है, ये क्या है, छत। ठीक है, मान लो मेरा छत ऐसा ही है, तो ये आपका छत है मान लीजिए, और यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है। ये वस्तु कितना केजी का है, तो 5 केजी का है। ये वस्तु कितने केजी का है, 5 केजी का। इस छत का हाइट यहाँ पर बोला गया कि 100 मीटर। कितना मीटर, 100 मीटर इस छत का जो है ना हाइट रखा गया है। 100 मीटर जो है ना इस छत का हाइट है, मान लीजिए जमीन से लेकर के ऊपर तक का हाइट है 100 मीटर। अब यहाँ पर बोला गया कि 5 केजी के द्रव्यमान के पिंड को 100 मीटर की ऊंचाई पर एक बालक 5 मिनट में ले जाता है। मान लीजिए कि इसको उठा करके कहाँ करना है, इसको उठा करके यहाँ पर लाना है छत पर। तो एक ए बालक है मान लीजिए, जो इसको उठाकर ऊपर ले जाने में 5 मिनट का टाइम लेता है, सीढ़ी से या फिर जैसे भी ले जाए 5 मिनट का टाइम लिया, और दूसरा बालक 10 मिनट में ले जाता है। मान लेते हैं कि बी जो बालक है वो इसी काम को 10 मिनट में करता है। इसी काम को क्या करता है, 10 मिनट में करता है। तो पिंड पर किया गया कार्य, ए जो काम किया हुआ और बी जो काम किया हुआ, दोनों में क्या संबंध है? पहले बालक द्वारा अधिक किया गया काम है,
या दूसरे बालक द्वारा किया गया काम अधिक है, या दोनों बालक द्वारा समान काम किया गया है, या कोई कार्य नहीं किया गया है। तो देखिए वर्क यहाँ पर आपको सीधा बताना है, तो याद रखिए कि वर्क जो है ना वो टाइम पर कभी भी जो है ना डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर टाइम ही ना डिफरेंस है, टाइम में ही डिफरेंस है। बालक ए जो है 5 मिनट में ले जा रहा है, बालक बी 10 मिनट में ले जा रहा है, लेकिन बालक ए जो ले जा रहा है वो भी 5 kg है, बालक बी भी 5 kg ले जा रहा है। हाइट दोनों का सेम है, 100 मीटर तक ए को भी ले जाना है, 100 मीटर तक बी को भी ले जाना है। तो वर्क बराबर वर्क जो है कभी भी टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। वर्क जनरली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें हम, तो 5 kg को उठाने में जितना फोर्स ए को लगाना पड़ेगा उतना ही फोर्स बी को भी लगाना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो भी 90 डिग्री में, वो भी कितने डिग्री में, 90 डिग्री में हो रहा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि पहले बालक और दूसरे बालक के द्वारा जो किया गया कार्य है ना वो दोनों के दोनों सेम है, टाइम से हमें कोई मतलब नहीं है। अब कोई व्यक्ति कहेगा कि हम 5 मिनट में कर देंगे, कोई व्यक्ति कहेगा 10 मिनट में करेंगे, तो काम तो मेरा उतना ही हुआ कि 5 kg को ही उठा करके वो दोनों ऊपर ले जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई 5 kg ले जा रहा है, कोई 10 kg ले जा रहा है, तब ना हमें डिफरेंस देखने को मिलता काम में। तो काम तो दोनों सेम किया है लेकिन टाइम अलग अलग लिया है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर ही निर्भर करेगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, दोनों बालक ने सेम काम किया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सदिश है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। और सदिश के बारे में बताइए। तो विस्थापन जो है, डिस्प्लेसमेंट याद रखेंगे, हाँ सदिश होता है, और बाकी जो ताप या फिर चाल या फिर कार्य कभी भी इसमें डायरेक्शन की चर्चा नहीं की जाती है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि साधारण तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है। जो आपका नॉर्मल जो बैलेंस जो होता है, साधारण तुला जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो याद रखिएगा बल आघूर्ण के सिद्धांत पर, यानी कि टॉर्क के जो सिद्धांत है ना उस पर कार्य करती है। तो बल आघूर्ण, डी ऑप्शन आपका 9 के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि प्रतिदीप्त नलिका में, ठीक है ना, प्रतिदीप्त पदार्थ पर कौन सी किरणें पड़ती हैं जो दृश्य प्रकाश में बदल जाती हैं। तो यहाँ पर 10 के लिए जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, परावैगनी किरण। कौन सी किरण? परावैगनी किरण आपका बिल्कुल बिल्कुल जो है ना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन के लिए कि नीचे दिए गए माध्यमों में से किस माध्यम में ध्वनि का वेग, ठीक है ना, साउंड का जो वेलोसिटी है ना अधिकतम होगा, किस में सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग होगा, यानी कि साउंड का वेलोसिटी सबसे ज़्यादा किस में होगा, वो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। पानी में, या इस्पात में, हवा में, या पेट्रोल में। देखिए आपको पता होना चाहिए कि ध्वनि का वेग हमने आपको पढ़ाया भी है कि सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, यानी कि ठोस में। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये लिक्विड है, इस्पात सॉलिड है, ये तो प्यारे बच्चों गैस हो गया, और ये क्या है, पेट्रोल भी आपका लिक्विड है। तो सबसे ज़्यादा किस में हमने बात किया, ठोस में। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है, ठोस में होता है। तो इस्पात आपका जनरली ठोस होता है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये तो सिंपल आपने 9th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक पिंड का भार m है, मान लीजिए, ठीक है। एक पिंड जो है उसका भार क्या है, m है, तथा दूसरे पिंड का भार 2m है। दूसरे पिंड का भार कितना है, 2m। और क्रमशः जो है इसका हाइट की बात करी जाए तो पहला का हाइट है प्यारे बच्चों 3h एवं दूसरा का हाइट है 2h मीटर की ऊंचाई पर रखे हैं। ये पहला जो है ना पिंड जिसका भार m है वो 3h मीटर की ऊंचाई पर रखा हुआ है, और दूसरा जिसका भार 2 जो है ना m है वो रखा गया है प्यारे बच्चों आपके h मीटर की ऊंचाई पर। इनकी स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू क्या होगा, मान क्या होगा, ये आपको बताना है। उसके स्थितिज ऊर्जा के वैल्यू का अनुपात, स्थितिज ऊर्जा का जो अनुपात है यह आपको क्या करना है, बताना है। तो बिल्कुल बिल्कुल सिंपल आप अनुपात निकाल सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा की बात करें
पहले पिंड के बारे में। तो पहला पिंड का जो स्थितिज ऊर्जा होगा, आप स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानते हैं कि mgh होता है। क्या होता है स्थितिज ऊर्जा? तो फर्स्ट का जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होगा mgh। तो इसके लिए m कितना भाई साहब फर्स्ट पिंड के लिए? तो फर्स्ट पिंड का m जो है सर m ही है। एंड g क्या है? तो सर g इसमें कोई चर्चा नहीं है, तो हम g ही मानते हैं, g को g ही लिखते हैं। और h की बात अगर करें, हाइट की बात करें, तो ये 3h के हाइट पर है। फर्स्ट 3h के हाइट पर है, तो 3h क्या करते हैं हम लिख लेते हैं। और फिर आप देखिएगा दूसरा में, किसमें? दूसरा में। तो दूसरा जो पिंड का भी अगर बात करें हम स्थिति ऊर्जा की, तो वो भी mgh होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? mgh होगा। लेकिन m का वैल्यू अगर आप देखेंगे दूसरा के लिए तो 2m है। बिल्कुल ठीक है, m का जो वैल्यू है 2mgh है। 2m आपको दिखाई भी दे रहा होगा कितना है, भार जो है ना, मास जो है ना वो 2m है। ठीक, गुणे g का वैल्यू इसके लिए भी हम सेम रखेंगे। और इसके लिए हाइट h है। क्या है? केवल h। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? h लिख देंगे। और दोनों का आपको अनुपात निकालने के लिए बोला है, तो अनुपात निकालने के लिए बोला है तो सीधा आप इसका बट्टा कर दीजिए। बट्टा करेंगे, शॉर्टकट में काम निकालिए। तो बट्टा करेंगे तो आप देख सकते हैं कि g से प्यारे बच्चों g कैंसिल हो जाएगा, h से आपका h कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बच रहा है भाई साहब? केवल 3 बच रहा है। ऊपर केवल 3 बच रहा है, नीचे केवल यहाँ पर आपको 2 बच रहा है। तो अगर इसको अनुपात में देखेंगे तो 3:2, 3:2 आंसर हो जाएगा। कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं इसमें। ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन, हाँ ये ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसके आंसर को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन के लिए। किसी पिंड का वेग 2 गुना कर देने से उसकी गतिज ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? बताना है। तो गतिज ऊर्जा जो होती है 1/2 mv² होता है, वो आपको पता है। तो एक पिंड है, इसका जो वेग है ना 2 गुना कर देने पर, आप किसको 2 गुना कर रहे हैं? v को 2 गुना कर दे रहे हैं, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? मान लीजिए कि पहले जो वेग थी ना वो v थी। पहले वेग क्या थी? v। अब आप बताइए, हम वेग को करेंगे प्यारे बच्चों 2 गुना। वेग को क्या करेंगे? 2 गुना करेंगे। सॉरी देखिए, यहां पर किसी पिंड के वेग के बारे में बात की जा रही है कि वेग आपने कर दिया प्यारे बच्चों 2 गुना। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो इनिशियल फेज है उसमें वेग था v, और इसको हमने बढ़ा दिया 2 गुना, तो बाद में वेग हो गया 2v। 2 गुना करेंगे तो 2v होगा। तो जब वेग था v, तब अगर हम यहाँ पर जो है ना गतिज ऊर्जा का बात करेंगे तो 1/2 mv² होगा, क्योंकि v का वैल्यू यहाँ पर हम v ही देख रहे हैं। और जब आपने वेग को 2 गुना कर दिया तो इसका जो गतिज ऊर्जा होगा वो क्या होगा? फार्मूला तो होता है 1/2 mv²। तो v यहाँ पर क्या है? 2v है, यानी कि 2 गुना हो चुका है। तो यहाँ पर 2v का स्क्वायर करना होगा। अगर इसको हल्का एक स्टेप आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि 1/2 m r गुने 2 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 4, और v का स्क्वायर होगा v²। v का स्क्वायर क्या होगा? v² होगा। और यहाँ पर अगर आप इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं प्यारे बच्चों, 4 क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं, तो फिर क्या होगा देखिएगा। 4 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो ये 1/2 आपको दिखेगा, फिर m दिखेगा, और v² भी क्या होगा? दिखेगा। तो जब वेग v था तो जो आपका गतिज ऊर्जा है 1/2 mv² था, और जब वेग हमने 2v कर दिया, यानी कि 2 गुना कर दिया, तो जो हमें मिल रहा है गतिज ऊर्जा 4 × 1/2 mv²। तो यहाँ से यहाँ में देखिए डिफरेंस कितना का है? तो सर यही जो 4 है ना, इसी 4 गुना का डिफरेंस है। कितने गुना का डिफरेंस है? 4 गुना का। यानी कि अगर वेग आप 2 गुना करेंगे तो जो आपका गतिज ऊर्जा है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। 4 गुना क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ में और यहाँ में
क्या अंतर है, बस ये 4 का अंतर है, 4 गुना का अंतर है। तो आप चौथाई यहाँ पर 13 के लिए राइट आंसर की बात करेंगे तो 4 गुना राइट आंसर चौथाई हो जाएगा, या फिर आधी हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी। कितनी गुनी? चौगुनी हो जाएगी। सी ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन। इस तरह से लॉजिक के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करने की कोशिश करें। कुछ फार्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट फार्मूला आप कैसे फिजिक्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 14 नंबर क्वेश्चन। घर्षणहीन क्षैतिज पर चलती हुई किसी वस्तु की आपको जो है ना ऊर्जा जो है ना नियत रहती है, ऐसा क्यों होता है? उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होती है। मान लीजिए कोई यह कोई सरफेस है, यह क्या है? सरफेस है कोई। अब इस सरफेस में जो फ्रिक्शन है ना, घर्षण है ना, वो 0 है। फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है? घर्षण का वैल्यू क्या है? 0 है। तो इस पर आप मान लीजिए कि कोई ये वस्तु रखिएगा, इसको रख दीजिएगा, और इधर की दिशा में आप मान लीजिए कि बल लगाइएगा, 2 न्यूटन का बल लगा दीजिएगा, तो ये रुकेगा ही नहीं। इसके आपको याद रखना है कि वस्तु की ऊर्जा जो है ना नियत रहती है। जितना अगर यहाँ पर 2 न्यूटन का बल लगाए हैं, जितना स्पीड यहाँ रही होगी वस्तु, यहाँ आने के बाद भी उसके स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ भी 2 न्यूटन के बल के अकॉर्डिंग जो स्पीड होना चाहिए वही रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब यहाँ से यहाँ तक को जो है ना, इसको जो फ्रिक्शन है मिला ही नहीं, घर्षण मिला ही नहीं, इसके गति के विरुद्ध कोई बल काम किया ही नहीं। तो इसी कारण से आपका जो है वो ऐसा देखने को मिलता है। तो 14 के लिए ए ऑप्शन, वेग नियत रहेगा, वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर यहाँ पर वेग भी है तो यहाँ पर वेग भी ही होगा, क्योंकि बीच में कोई भी इसके अपोजिशन में बल नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन है नहीं, फ्रिक्शन 0 है। तो इस कारण से नेक्स्ट बात करेंगे आपके 15 नंबर क्वेश्चन के लिए कि संवेग की विमाएं हैं। तो संवेग जो है उसका विमा निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है आपको। तो सीधी सीधी बात, पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए संवेग का, ठीक है ना। संवेग का जो सूत्र होता है वो आप सभी जानते हैं कि द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान गुने वेग होता है। द्रव्यमान गुने क्या होता है? वेग। अब द्रव्यमान गुने वेग जब इसका होता है तो हम आपको बताए थे कि किसी भी राशि का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखना है। सबसे पहले आप उसका सूत्र लिखिए, जिसे हमें संवेग का निकालना है। तो संवेग का हमने सूत्र लिखा, द्रव्यमान गुने वेग। अब इस दोनों का आप जो है ना अगर इसमें किसी का सूत्र है तो उसको भी तोड़ने की कोशिश करेंगे। द्रव्यमान आप जानते हैं कि इसका SI यूनिट होता है क्या? kg। द्रव्यमान का SI यूनिट क्या होता है? kg होता है। और गुने में वेग है। वेग का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? वेग का सूत्र होता है विस्थापन, ठीक है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे क्या होता है? समय होता है, यानी कि टाइम होता है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर kg, तो ये देखिए अभी kg रख लीजिए इसको, ठीक है। अब गुने में विस्थापन, तो विस्थापन क्या है? एक तरह का विस्थापन अगर बात करें, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, आप समझने की कोशिश करिएगा। द्रव्यमान kg द्रव्यमान के लिए जो हम डायमेंशन यूज करते हैं प्यारे बच्चों, वो m यूज करते हैं, आपको पता होगा। एंड विस्थापन अगर देखा जाए तो एक तरह का आपको पता होना चाहिए कि ये लेंथ है, जिस लंबाई है। विस्थापन जो है एक तरह का क्या है? लंबाई, यानी दूरी होता है, उसको लंबाई हम मानते हैं। तो विस्थापन के लिए जो डायमेंशन यूज होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? L यूज होता है, लंबाई के सेंस में लेंथ, और समय का होता है टाइम। समय का क्या होता है? टाइम। तो यहाँ पर सबका पावर 1 है। अब इसको अगर आगे हल्का सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि भाई ये m तो ठीक है, चलो m लिख लिया। m के बाद ये l भी लिखेंगे, l का पावर 1 है, तो पावर 1 हम कभी लिखते नहीं है। लेकिन यहाँ पर t का पावर 1 आपको दिख रहा है ना, इसको बट्टा के ऊपर जब करेंगे तो इसके पावर में लग जाएगा माइनस। पावर में क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। तो ml t का पावर -1, यह आपका क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा संवेग के लिए। किसके लिए?
समय के लिए तो ऑप्शन देख लो भाई सब कौन सा हो जाएगा, MLT -1 ए ऑप्शन ही आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप तक अभी जो आप अगर अभी तक हमारा जो है ना पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज़रूर जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको हमारे पेड कोर्स के अंदर आपको सभी विषय का बेहतर तैयारी करवाया जाएगा। इसी तरीक़ा से पहले आपको थ्योरी दिया जाएगा, कंसेप्ट जो आप कह ले और फॉर्मूला के साथ, और तब आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ये चैप्टर वाइज होगा, सभी विषय का आपको क्लास का PDF भी मिलेगा, पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करवाया जा रहा है वहाँ, और मॉडल पेपर का भी प्रैक्टिस चल रहा है। ठीक है, सिलेबस की बात करें तो आपको यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, फुल सिलेबस, यानी इससे बाहर कुछ भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। फी मात्र 599 अभी आप जमा करेंगे तो आपको पूरे कोर्स मिल जाएगा। क्लासेस चलेगी LGR स्टडी लाइव ऐप पे, प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा तो ये इस तरह का 2 ऐप दिखाई देगा, ये भी डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सारा चीज़ फ्री में मिलेगा और यहाँ पर आपको पेड कोर्स जो है ना देखने को मिलेगा। ठीक है, पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको इंस्टॉल करना होगा ये रेड लोगो वाला LGR स्टडी का ऐप, और फिर रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर सारा डिटेल भर के रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिएगा, और फिर आप यहाँ पर अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट करके सेव कर लीजिएगा, और फिर पेड कोर्स पर क्लिक कर दीजिएगा। पेड कोर्स पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो बाय नाउ पर क्लिक करके पे ऑनलाइन पे क्लिक करके आप यहाँ पर किसी भी सिस्टम से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऐप पे पेमेंट नहीं करना चाहते हैं या फिर आपको कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पर भी फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे किसी भी सिस्टम से पेमेंट कर सकते हैं। लालू कुमार के नाम से होगा। कोई दिक्कत आएगा तो आप इस पर व्हाट्सएप या कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। आप QR कोड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक अपने दोस्त, मित्र, भाई बहन के पास फैला दीजिए, और मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।